एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हम इसके आगे के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम इसके 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आज 101 से 150 तक के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्लास आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए ही बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? अगर 1 महीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये क्वेश्चन पूछा अगर किसी टीचर ने स्टूडेंट से, तो इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? समुचित तरीके से बिजली का उपयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, या बिजली के स्रोतों के बारे में बताना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो जब भी हमें थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं तो हमेशा उसमें क्या आंसर होता है? शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट है, कक्षा 5th की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का उद्देश्य क्या है कि वो क्यों दिया गया है? सर्वेक्षण और लेखन सामान्य जानकारी के लिए या फिर शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वो चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में विद्यार्थियों की मदद करना, या उनके व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। तो जो सर्वेक्षण और लेखन है वो किस लिए होता है? कि वो चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। फर्स्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वह एक एक वृक्ष को अपनाए और उसकी देखभाल करे। ठीक है। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, पोस्टर संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, या कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो इनमें से बताना है कि सबसे कम प्रभावी कौन सी होगी? कटी हुई लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 4th। नेक्स्ट है, कक्षा 5th के विद्यार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर में जानने के लिए एक परीक्षण प्रस्तुत करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? कि बच्चे अगर नहीं समझ पाए हैं तो उसने प्रकरण के लिए सही पद्धति का उपयोग नहीं किया था, संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, यह प्रकरण रोचक नहीं था। तो अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया तो इसका मीनिंग क्या होगा? सही पद्धति का यूज नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए? तो एटलीस्ट जो है वो कितना होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार ये बताया गया है कि देश के 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। 2011 में केवल 21% ही थे। और ये पूछ लेते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है? तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। नेक्स्ट है, वायु दाब सबसे कम होता है तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो सबसे कम कौन से सीजन में होता है? तो वो होता है ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन में, क्योंकि जैसे जैसे तापमान टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। तो इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है 9। अब ये कौन कौन से हैं? तराई और भावर, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य। तो ये है टोटल 9 क्षेत्र। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? जो कि सबको पता है 16 सितंबर को। ओजोन परत की सुरक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और इसी दिन
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1981 में जो आया था उस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसी वजह से इसको 16 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन मफरल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ग्रीन मफरल किससे संबंधित है? तो ग्रीन सुनकर हम मृदा प्रदूषण से इसे लगा देते हैं, जबकि जो ग्रीन मफरल है वो ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। फर्स्ट तो हमारा ये दे रखा है। नेक्स्ट है, तो हमारा फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट है, अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, तो ये हमारा है रॉन्ग। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है, बिल्कुल ठीक है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये भी ठीक है। तो बताना है कौन सा सही है, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही होगा। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी और फूल पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, महिला आदि दिखाए जाते हैं, ये भी ठीक है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा, ये भी ठीक है। और मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, ये गलत है, ये केवल आर्ट है ना कि जिला, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ए बी सी। नेक्स्ट है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी कौन सा हो सकता है? तो वह पक्षी होगा कौआ। नेक्स्ट है पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जिस उसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, तो ये गांव जो है वो किसका भाग है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है राजस्थानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। अब राजस्थानी ओक के बारे में बताना है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ये गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक पेड़ों से नहीं लटकी होती टहनियों से, वो जमीन में होती हैं, जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच पाए, ये भी ठीक है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए सी डी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा होगा? समुद्र। नेक्स्ट है मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, तो मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत, तो इसमें से जो होता है वो होता है धान का खेत। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, और ये धान के खेत से सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है नीरी स्थित है, तो नीरी का फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। ये कहाँ पर है? यह है महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, जो 3 वायु प्रदूषक SO2, NO2 और SPM मीन सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, इनके बारे में सूचना ग्रहण करता है, और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसकी जो 5 प्रयोगशालाएं वो कहाँ कहाँ पर हैं? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का है। वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? यूपी के लखनऊ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1986 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अबू धाबी के विषय में हमें सही कथन चुनना है कि कौन कौन से कथन अबू धाबी के बारे में सही होंगे। इसमें दे रखा है फर्स्ट, यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल ठीक है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी ठीक है क्योंकि वहाँ पेट्रोल ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी ठीक है। और यहाँ की मुद्रा रुपए की मुद्रा को दीनार कहते हैं, इसकी मुद्रा गलत दी गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, A, B, C। नेक्स्ट है कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं, तो जो रात में जागते हैं उन्हें हर चीज जो है वो काली और सफेद ही दिखाई देती है, ऑप्शन सी। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? ये हमें बतानी है कि कौन सी होगी।
टिकट बुक कराने की तारीख, समय और यात्रा शुरू करने की तारीख और समय बिल्कुल ठीक है। जो मतलब आरक्षित मतलब जो पहले हम रिजर्वेशन करा लेते हैं तो उससे क्या क्या हमें पता चल जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा टिकट बुक कराने की डेट क्या है, टाइम क्या है, और हमारी जो ट्रैवलिंग है वो उसकी डेट क्या है और टाइम क्या है। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया ये भी पता चल जाएगा। यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग ये भी पता चल जाएगा। ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। जरूरी नहीं है अंतिम स्टेशन का नाम पता चले। अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय ये भी नहीं। आंसर होगा इसमें ए, बी, सी, तो केवल ए। नेक्स्ट है मृत सागर क्या है। जो डेड सी है वो क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डेड सी क्या होता है, ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, जिसमें सॉल्टी वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। तो नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का यूज करना, या ये चार्ट का तो हमेशा कभी भी आता नहीं है। नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना, यही होगा बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थल कौन सा है। तो जो सबसे धनी स्थल है वो कौन सा है, पश्चिमी घाट। जो जहाँ पर हॉट स्पॉट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो कौन सा है, पश्चिमी घाट। और हॉट स्पॉट्स जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले ब्रिटिश के जो थे नॉर्मन मायर्स, इन्होंने 1988 में किया था। ऐसे स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, और लेकिन उसके साथ ही उन जातियों पर अस्तित्व पर संकट भी बना हुआ है, तो उसे कहते हैं हॉट स्पॉट। विश्व में टोटल 25 हॉट स्पॉट में से 2 भारत में हैं। भारत का पहला हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो सेकेंडरी हमें पॉल्यूटेंट बताना है कौन सा नहीं है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं जिनमें जो 2 या 2 से ज़्यादा से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हमारा PAN ये भी है, स्मोक भी है, ओजोन भी है। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 ये होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3 तो ये होता सेकेंडरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये उद्यान दिए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये कौन से हैं। फर्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हांगुल ये गलत है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए हमारा ये भी ठीक है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। तो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो होती हैं परावैंगनी किरणें मींस अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, इनसे कौन से टाइप का कैंसर हो सकता है ये बताना है। तो वो हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, तो उससे कौन सा कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर, त्वचीय कैंसर। ये एक विद्युत चुंबकीय प्रकरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश से कम तथा एक्स किरणों से अधिक होती है। ओजोन परत के क्षीण होने से मतलब अगर उसमें छेद होने लगता है तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ जाती हैं, जो हमारी त्वचा को जला देती हैं, जिससे कि त्वचा कैंसर हो जाता है। और आंखों में मोतियाबिंद भी उसी की वजह से होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ओजोन जो होती है, अभी हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर वो बायोस्फीयर को किससे बचाती है, इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से, गामा किरणों से। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ही ऐसे ही था। तो वो किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। और ओजोन कौन से में पाई जाती है ये पूछ लेते हैं, कौन से लेयर में, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में 20 से 50 किलोमीटर तक की ओजोन ऊंचाई तक पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें UV को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि पृथ्वी पर कोई भी जीव और मनुष्य उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है कक्षा 5th के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंता के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। मतलब वो ये है कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रही है, तो वो मेन जो बताना चाहती है वो पॉल्यूशन के बताना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से सबसे अधिक प्रभावी कौन सा हो सकता है? विभिन्न प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, तो ये तो गलत है। शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, या फिर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, या किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिलवाना। तो जो सबसे प्रभावी होगा वो होगा विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट है नेहा कक्षा 5th के ईवीएस के विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना, गृह कार्य का मूल्यांकन करना, परियोजना कार्य मूल्यांकन करना और मौखिक परीक्षा। तो इसमें नीचे दिए गए जो भी तकनीक थे, कौन सा युगल सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ का मीनिंग होगा ऑब्जेक्टिव जो सबके लिए ही सेम ही रहे, जिसका आंसर सबके लिए सेम रहे, इस टाइप का जो वैलिड हो वो मूल्यांकन दे सकता है। तो इनमें सबसे अच्छा होगा एक तो हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना जिसमें उन्होंने अपने हाथ से किया हो, और एक मौखिक परीक्षा जिससे कि उनसे ओरली क्वेश्चन पूछे जा सकें। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए जो होमवर्क होना चाहिए, तो वो होना चाहिए विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। शालिनी ने कक्षा 4th के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। तो कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, मतलब जो गलत है हमें वो ढूंढना होगा। तो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना बिल्कुल ठीक है। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, ये भी ठीक है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, लेकिन अपना पूरे दिन भर का बस्ता लेकर आना, यही होगा अप्रासंगिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए। अच्छे के लिए हमें बताना है पाठ के अंत में अधिकतम अभ्यास प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक बल देना, या यथार्थ परिभाषा देना। तो इसमें हमें देखना होगा सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तो वो होगा अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है जैव विघटित प्रदूषक है। तो इसमें जो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्व होते हैं उन्हें बोलते हैं हम जल प्रदूषक। जिन प्रदूषकों का, और अब हम देखते हैं जिन प्रदूषकों का जीवीय कारक, जैसे कि अब जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके द्वारा अगर वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं जैव विघटित प्रदूषक। तो इसमें बताना है कि कौन से है, तो वो होगा वाहित मल, ऑप्शन बी, या पेड़ों और पौधों और जंतुओं के अवशेष, या फिर वाहित मल। नेक्स्ट है भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था, तो ये सबको पता है। जो पहला था वो था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, और इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क था, बाद में इसको चेंज करके जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, और जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है जैव विविधता का क्या अर्थ है। तो जैव विविधता का क्या अर्थ आएगा, विभिन्न प्रकार के पादप और वनस्पति, या एक ही विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशीगत पादप व जंतु। तो जैव विविधता वो क्या होगी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसमें सूची फर्स्ट को हमें सेकंड से मैच करना है। अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य हमें दिए गए हैं और उसके आगे स्टेट दिए गए हैं। तो फर्स्ट हमें दिया गया है डोचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें हमें देखना है कि डोचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये पश्चिमी हिमालय की साइड कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है केवला देव, ये सारे इंपॉर्टेंट है। केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य, तो केवला देव जो है वो कहाँ पर है, वो है राजस्थान में। राजस्थान में भी अगर जगह पूछ लें तो भरतपुर। तो बी का हो जाएगा हमारा 2।
नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क हमारा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भी मंडला स्थान पर, और ये बाघ तथा जंगली कुत्तों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये आ जाएगा हमारा सी का फर्स्ट। नेक्स्ट है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार वाला है हमारा केरल के इडुक्की स्थान पर, और यह बाघ, हाथी, जंगली सुअर इन सब के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो तो हमारा डी का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन तो हमारा ए हो गया 4213। एक ये जो था केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, इसके बारे में पूछ लेते हैं। ये देश का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है जो कि जाड़े में साइबेरियन क्रेन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे बड़ा जो आ जाएगा पक्षी अभ्यारण्य वो होगा केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि है राजस्थान के भरतपुर जिले में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घाट के घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, तो उसमें जो पाए जाते हैं वो होते हैं स्टेपीज, और यूरेशिया में हो गए स्टेपीज। अगर उत्तरी अमेरिका में पूछ लें, नॉर्थ अमेरिका में, तो कौन से आ जाएंगे प्रेयरीज, और पंपास आ जाएंगे साउथ अमेरिका में। इसी टाइप से वेल्स आ जाएंगे साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। सबके नेम ये अलग अलग हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है। तो क्यों ये जो कहानी और कविताएं सम्मिलित की गई हैं विद्यार्थियों में साहित्य की रुचि के लिए, मेन आएगा इसमें ऑप्शन की विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 4 भावी शिक्षिकाओं से कक्षा 5th के विद्यार्थियों के मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो यात्रा के विभिन्न साधनों और विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग, तो जहाँ भी चार्ट वाला आता है वो ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाना। इसमें जो मेन आएगा वो आएगा हमारा आंसर विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना कि अब तक जो भी उन्होंने ट्रैवलिंग की है तो उसमें जो भी व्हीकल्स यूज करे हैं वो उसके बारे में बताएं। नेक्स्ट है कक्षा 5th की ईबीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा हुआ है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल ना हो तो क्या होगा। तो इस कथन का जो उद्देश्य है वो क्या है। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के रूप में बताना, या उन्हें डीजल और पेट्रोल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन कराना। अब ये पूछा गया है कि अगर पेट्रोल डीजल ना हो तो क्या करेंगे, तो इसलिए क्या आएगा वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो वो किया जाता है बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। यहाँ पर ये भी वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं कि कौन सा सही मैच है। तो इसमें जो होगा वो सही मैच है सौड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हरदोई में है। नेक्स्ट है इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं होगा। सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय दे रखे हैं 3, तो मरुस्थलीय बिल्ली, हल्कून गिब्बन, और लास्ट में दे रखा है एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित। तो वे जीव जो पूरी तरीके से लुप्त नहीं हुए परंतु लुप्त होने की कगार पे है, मतलब उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है, तो उनको हम बोलते हैं विलुप्त प्राय जीव। अब उनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि जंगली गधा, एक सींग वाला गैंडा, तेंदुए, नीलगिरी के लंगूर, कस्तूरी मृग, हुलाक गिब्बन और टोपी वाला लंगूर, सफ़ेद गैंडा, अजगर, ये सारे। तो इसमें हमें देखना है कि आंसर हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सुनहरे लंगूर जो है वो विलुप्त प्राय नहीं है। बाकी का हमारा मरुस्थलीय बिल्ली भी विलुप्त प्राय है, हुलुक गिब्बन भी विलुप्त प्राय है, और एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
तो प्रजाति के विलोपन के लिए कई कारण होते हैं, तो इनमें से बताना कौन सा नहीं है उत्तरदायी। तो बड़े आकार वाला शरीर भी होता है, संकुचित क्रमता भी, और आनुवांशिकता भिन्नता की कमी। लेकिन जो व्यापक निच है, मतलब व्यापक क्रमता, ये कभी भी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं। टोटल हमें बताना है कि एजेंडा 21 में कितने समझौते थे, तो इसमें थे टोटल 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक जो है वो किसके लिए विकसित किया गया है, ये बताना है। तो ये आ जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो हरा है तो ग्रीन हमेशा हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, तो वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। तो जो रॉन्ग वाला है वो हमें देखना है। वृक्षों पर नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग की प्रतियोगिता आयोजित कराना। नेक्स्ट है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो जो उसमें गलत होगा वो होगा बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, ऑप्शन सी।